दबा तो रही जाती है ना, हो जाती चालू हो गया, चालू तो होगा ही। सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार। जय आदिवासी, जय मूल निवासी। जो ये साथी बाहर खड़े हैं, उन सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी इस समाज में कुछ भक्तगण आए, उनको सुनने के लिए आए, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा सबसे पहले कि आप हमारी बात जो सुनना चाह रहे हो सब इधर आ जाए, अंदर पंडाल में बैठ जाए और ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले में हमारे समाज में जन्मे क्रांतिकारी डॉक्टर जयपाल मुंडा एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं बिरसा मुंडा, जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले एवं पंजा वामा, उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और साथ में करुणा के सागर जो विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारे महात्मा ज्योतिराव फूले जो शिक्षा की ज्योति जलाने वाले, उनको भी मेरा कोटि कोटि नमन। सभी हमारे समाज में, बहुजन समाज में जन्मे महान गुरु संतों को मेरा कोटि कोटि अभिवादन जोहार। और इस प्रांगण में बैठे सभी को मेरा कोटि कोटि नमन जोहार। साथियों, मैं अपने कोशिश करूंगा अपने विचार आपको समझाने की। साथियों, आज देश में जो समस्या बनी हुई है, उस समस्या को लेकर कोई चिंता नहीं करता। हम आदिवासी लोग आदिवासी समाज के नाम से इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होना भी अच्छी बात है, कार्यक्रम होना भी अच्छी बात है। गांव गांव कार्यक्रम लगना चाहिए, इससे समाज जागृति फैलती है और ऐसा होना भी चाहिए। जो आज जो देश में वर्तमान परिस्थितियों में जो मैं देख रहा हूँ, जो मूल समस्या है उन पर कोई बात नहीं करता। समस्या क्या है ये मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। समस्या तो हमारी इतनी बड़ी है कि हमारे यहाँ गुना जिले में या राघवगढ़ में एक हो जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान तब होगा हम राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े, राष्ट्रीय स्तर का संगठन को आगे बढ़ाए। मैं किसी संगठन की बुराई नहीं करना चाहूँगा, ना तो, क्योंकि सभी सामाजिक संगठन समाज के लिए काम कर रहे हैं और हमारी समस्या राष्ट्र लेवल की है। जो राष्ट्र लेवल की समस्या है वो राष्ट्र लेवल का संगठन ही कर पाएगा। मैं मेरा परिचय दे दूँ साथियों, मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिसोदिया, मैं राघवगढ़ ब्लॉक से ग्राम करीबोडिया का रहने वाला हूँ। तो साथियों मुझे जानते भी होंगे, कुछ भी जानते होंगे। साथियों, मैं वर्तमान में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जिला अध्यक्ष और मध्य प्रदेश का मीडिया प्रभारी हूँ। और समाज में रात दिन जो घटना घट रही है उनको देखते हुए मैं ऐसा नहीं है कि मैं यही गुना जिले में काम करता हूँ, मैं मध्य प्रदेश में भी घूमता हूँ और देश में भी घूमता हूँ। साथियों, जो आज जो देश में परिस्थितियाँ फंसी हुई है, जो बनी हुई है, वो परिस्थितियाँ ये है कि आज जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही। जाति आधारित जनगणना एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे से तथाकथित कुछ पार्टियां इस मुद्दे से भटकाना चाहती है। जाति आधारित जनगणना यदि होती है इस देश में, तो साथियों, जो आज जो परिस्थिति बची है, हम लोगों से लोग कुछ कहते हैं, अरे कि तुम एसटी से हो, तुम एससी से हो, ओबीसी से हो, तुम्हारी नौकरियां जल्दी लग जाती है,
तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों। सही बात तो ये है कि जाति आधारित जनगणना होगी तो क्या होगा, आंकड़ा निकल के आएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, या वैश्य हो, या शूद्र हो, जो भी शब्द जो भी कहते हैं, मतलब कहने का मतलब एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और धर्म परिवर्तन लोग जो इस देश के सभी मूल निवासी हैं, और कुछ तथाकथित लोग जो 3.5% लोग हैं जिन्हें विदेशी कहा जाता है। आज इस देश में कुछ बाहरी आक्रमण हुए, उन कार्य जो आ रहे लोग आज से लगभग 3,500 साल पहले इस देश में घुसपैठी है, और आज वह अपना रूप बदलकर, देश बदलकर हमारे बीच में रह रहा है, और हमारे लोग उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। वो बेरुपया लोग कौन है, दोस्त और दुश्मन की पहचान होना चाहिए साथियों। वे बेरुपया लोग आज के समय में आप जानकर हैरान हो जाओगे कि वे ब्राह्मण समाज है। ये मैं इस खुले मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, और ये प्रूव कर दिया है साइंस लोगों ने। मेडिकल रिपोर्ट आई, डीएनए रिपोर्ट जो 1 मई 2001 को आई थी। माइकल बामसा करके जो वैज्ञानिक है, जो वैज्ञानिक विश्व के वैज्ञानिकों ने मिलकर 117 लोगों को टीमों ने यहाँ भारत में आके देखा कि ये गरीबी क्यों बनी हुई है, गरीबी का क्या कारण है। उनने जो लोग आए वहाँ से देखा कि एक तरफ गरीब झोपड़ियाँ बनी हुई है, एक तरफ महल बने हुए। उनने देखा, उनने देख के हैरान हो गए। आगे से वापस तुरंत अपने देश चले गए। उनने वहाँ जाके अपनी जो मेडिकल संस्था है उनसे कहा कि हम भारत के लोगों का डीएनए चेक करना चाहेंगे। उस डीएनए में आप समझ नहीं पा रहे हो, डीएनए की बात मैं कर रहा हूँ। इस शरीर के अंदर जो खून रहता है उसका सैंपल लिया। इस देश के एसटी से लेके, एससी से लेके, ओबीसी से लेके, माइनॉरिटी से लेके तथाकथित अल्पसंख्यक लोगों का उस डीएनए की रिपोर्ट जो R1A1 ये रिपोर्ट, इसके अनुसार सबका डीएनए जो लिया गया उसमें हमारे एसटी का डीएनए एससी से मिल गया, एससी का डीएनए ओबीसी से मिल गया, ओबीसी का डीएनए अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से मिल गया। लेकिन वो डीएनए उन लोगों से मैच नहीं हुआ जो तथाकथित जो विदेशी लोग हैं, वो आज के वर्तमान में ब्राह्मण लोग हैं, और वे आज इस देश में भेष बदल के रह रहे हैं। साथियों, हमें पता होना चाहिए हमारी लड़ाई किससे है, और लड़ाई किस प्रकार जीती जाना चाहिए। किसी भी लड़ाई लड़ने से पहले उसका उद्देश्य होता है। जैसे भी हम आपको उदाहरण के लिए बताते हैं कि हमारे लोग नारा लगाते हैं, जल जंगल जमीन किसकी है, हमारी है। तो साथियों, बरसात के समय हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गांव के जो लोग होते हैं वो जंगल में जाते हैं, छावर भटकने जाते हैं, तो उसकी बैठक पहले ली जाती है, चर्चा की जाती है कि नहीं जाती, बताओ की जाती है नहीं कि हम यहाँ से छावर भटकेंगे। इसी प्रकार इन ब्राह्मण लोगों ने इस देश में जाति व्यवस्था बनाई, जातियों को हमें बांटने का प्रयास किया। आज वर्तमान में आदिवासियों की 801 जातियां हैं आदिवासियों की, और एससी की 1700 जातियां हैं, और ओबीसी की लगभग 3000 के आसपास है। तथाकथित आज हम 6743 जातियों में बटा हुआ बहुजन समाज, और ये समाज जब तक एक नहीं होगा तब तक हमारा जो भी उद्देश्य है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो,
चाहे धार्मिक हो, किसी भी स्तर से उसको हम सफल नहीं बना पाए। साथियों, ये तो रही डीएनए की बात, जाति जनगणना की बात, रही बात आरक्षण की। तो आरक्षण में मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आरक्षण 100% लागू होता है इस देश में, तो आरक्षण नाम की समस्या ही खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जब जाति आधारित जनगणना होगी तो सबका उस आधार पे निकल के आएगा आंकड़ा। तो आंकड़ा निकल के आएगा तो आंकड़ा में जिसकी जनसंख्या जितनी भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तुमको हिस्सेदारी मिल जाएगी। ना तो कोई किसी से लड़ेगा, ना कल से कोई ये कहेगा कि हमें तुम इतनी जल्दी तुम नौकरियों में कम मार्क्स में आ जाते हैं। ये तो कम मार्क्स में इसलिए आ जाते हैं साथियों, क्योंकि हमें इस देश में लंबे समय से आज लंबा कम से कम 3 से 4 हजार साल ना तो हमारे माता पिता पढ़े लिखे थे और हमें तो शिक्षा से वंचित करना है। किस को मालूम है कि हमें शिक्षा का पढ़ने का अधिकार देना पड़ेगा? कम से कम 50 साल 70 साल पहले था क्या? किसी को जाना चाहिए और तो इस देश में आजादी से पहले हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया, ज्योतिबा फूले ने संघर्ष किया, जब उस समय से हमारे बहुजन समाज में पढ़ा लिखा वर्ग पैदा होने लगा और पैदा होकर वो नौकरी करने लगा। आज यदि हमारा समाज, हमारे बाप दादा परदादा यदि पढ़े लिखे होते तो शायद मुझे नहीं लगता कि आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्या है, वे जो आर्थिक समस्या है वो ऐसी होती, क्योंकि हमें लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता। इसलिए हम इतनी कंडीशन बुरी हो गई कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मैं भी एक गरीब परिवार का ही हूँ। बहुत गरीब परिवार से ऐसा मत सोचो कि बड़े चश्मा लगा के आया और कहीं अच्छे परिवार से होगा। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से निकला हुआ और पढ़ाई करता हूँ, गुना रहता हूँ। आप लोगों के लिए मैं गुना से यहाँ आया हूँ, जो लोगों यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर पड़ता है। क्यों आया हूँ आप लोगों के लिए? कि हमारे समाज को कुछ बता सको, जो उस रास्ता पे चले तो समाज आगे बढ़े। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अभी हमारे साथियों ने कहा था शिक्षा वो शहरी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया शिक्षा के बारे में। साथियों, मैं भी आपसे कहना चाहूँगा, चाहे भले एक रोटी कम खाओ, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे की नौकरी लगेगी तो वो अपनी आर्थिक जो परिवार की कमजोर स्थिति है वो सुधरने लग जाएगी। साथियों, समय का अभाव बता रहे हैं, फिर भी मैं ज़्यादा समय लेते ना हुए मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश करूंगा। साथियों, अगली हमारी जो समस्या है वो है इस देश में बार बार पेपर लीक होना, युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा। आप देख रहे हैं पटवारी घोटाला, नीट घोटाला, ये समस्या नहीं है। इस समस्या की आवाज नहीं उठाना चाहिए क्या? ये समस्या राष्ट्रीय स्तर की है और इस समस्या का समाधान राष्ट्रीय स्तर का संगठन कर सकता है यदि हम उनके साथ जुड़ेंगे तो। दूसरी हमारी समस्या है साथियों ईवीएम की, जो आज इस देश में चुनाव तो दिखाने के लिए होते हैं, उनमें पहले ही तय कर लेते हैं हमें सरकार किसकी बनाना है और किसको जिताना है।
और इसके लिए हमारे पास में सबूत भी है। एक बार बनारसी से जो नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, वहां 12 लाख वोट डले और जो वोटर ने वोट डाले, जो 12 लाख डले, वो निकले कितने? 12 लाख या 13,87,000। मतलब इतने वोट कैसे बढ़े? अरे इतनी जल्दी तो मुर्गी भी अंडा नहीं देती जितनी जल्दी भी हम दे रही है। इसमें भी हमें सोचना चाहिए। साथियों, अगला हमारा जो मुद्दा है वो है हमारी बड़ी गलती करी आदिवासियों का जो आज भी छठी अनुसूची, आज भी छठी अनुसूची आज भी छठी अनुसूची की सोच रही है। अनुसूची अगर रहती है, अनुसूची अगर रहती है, अनुसूची वो रहती है जिसमें हम आदिवासियों को साथियों आर्टिकल 244 के माध्यम से 5वीं छठी अनुसूची का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है और वो इस देश के संविधान में लागू है, लेकिन अमल में नहीं लाया गया है। तो थोड़ी सी जानकारी मैं इस संदर्भ में देना चाहूँगा। साथियों, आज के वर्तमान समय में वन संशोधन अधिनियम कानून 2023 संसद में जो पास हुआ है, वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा कानून कैसे पास हो गया। साथियों, वे कानून ऐसा कानून है जो आदिवासी यदि जंगल में जाता है, कुल्हाड़ी लेके, जो भी हथियार लेके, वो चाहे फॉरेस्ट यदि चाहे उसे गोली मार सकती है और फॉरेस्ट पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब इसका उदाहरण बता दूं, विदिशा जिले के लटेरी तहसील में अभी 2 साल पहले घटना घटी थी कि नहीं घटी थी? 1 या 2 साल हुए। हमारे व्यक्ति मारे गए कि नहीं मारे गए? जब भले वो अपना पेट पालन करने के लिए जंगलों से जो भी पूर्ति कर रहे थे, इस माध्यम से मैं मतलब इस शब्दों के माध्यम से नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि लाइव वीडियो चल रहा है, हमारे समाज की बदनामी होगी उसमें। इसलिए साथियों, ये वन संशोधन अधिनियम 2023 में पारित हुआ, इसमें तुम आदिवासी अपने जंगल से लकड़ी भी नहीं ला सकते सरकार के बिना अनुमति के। इतना खतरनाक कानून है। तो ये हमारे युवाओं को, साथियों को, सभी को जानकारी नहीं है इसके बारे में। ये जानकारी हमें होना चाहिए और इसका भी विरोध होना चाहिए इस कानून का। ऐसा पार्लियामेंट में ऐसा कानून पास नहीं होना चाहिए। और हम नारा लगाते हैं, जब जमीन जंगल हमारा है। तुम्हारा जंगल तो बचा ही नहीं है, कहाँ से तुम्हारा है? जब आर्टिकल 244 खत्म ही कर देंगे तो फिर तुम्हारे पास कहाँ से बचेगी जंगल जमीन? हाँ। और 5वीं छठी अनुसूची, जिसपे मैं बात करना चाहूँ, 5वीं छठी अनुसूची वे अनुसूची है जो इस देश में आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र होते हैं, जिसमें खदानें होती है। खदानें कई की होती है? मैं आपके इसी क्षेत्र का उदाहरण बताऊंगा। जंगल से लेके, जल से लेके हवा, तालाब बना हुआ, तालाब में ठेके से देते हैं, उसको, उसमें से जो मछली निकालते हैं वो बेचते हैं, उसका कमीशन पूरा सरकार के पास जाता है। पर ऐसा नहीं है। यदि हमारे आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र जो क्षेत्र है, यदि उन धातुओं का जो खनिज है, हमारे आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र में 89 प्रकार की धातु पाई जाती है। 89 प्रकार की धातु, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, हीरा, ऐसे अधिक कई प्रकार की धातु। वो धातु की कीमत
सुनकर आप हैरान हो जाओगे। उन धातुओं की कीमत आप सुनकर हैरान हो जाओगे। यदि हमारी 5वीं छठी अनुसूची लागू होती है तो उन धातुओं की कीमत है 80,000 लाख करोड़। 80,000 लाख करोड़ अभी हमने देखा नहीं, सुना भी नहीं। 80,000 लाख करोड़। इस देश में आदिवासी लगभग 10 करोड़ आदिवासी है। यदि उस 80,000 लाख करोड़ को 10 करोड़ का उसमें डिवाइड करना, यदि कोई शिक्षक साथी यदि बेटा हो, गणित सब्जेक्ट का जो शिक्षक हो, उसमें आंकड़ा निकाल लेना। यानी हम आदिवासी लोग यदि हमारी ईमानदारी से सरकार 5वीं छठी अनुसूची लागू करती है तब एक एक आदिवासी लोग 11,000 करोड़ के मालिक होंगे। अब ये केवल कैसे होंगे, कैसे होंगे ये समझ नहीं आ रहा होगा ना। कैसे होंगे साथियों, जैसे कि आप रेत को मंगवाते हैं ना नदियों में से, उसकी रॉयल्टी कटती है कि नहीं कटती, 500-600 जो भी कटती है। इसी प्रकार क्या आप लोगों को सबको लिए सुनाने के लिए आया हूं मैं 5 मिनट और लूंगा, अपनी बात को खत्म करूंगा। यदि इससे चोर वक्ता हो तो मैं उसको समय दे दूंगा। साथियों, इसी प्रकार रेत लाते हैं नदियों में से, उसकी रॉयल्टी कटती है। इसी प्रकार यदि वो 89 प्रकार की धातु यदि उसका टैक्स आदिवासियों को मिलने लग जाएगा, उस दिन इस देश के आदिवासी गरीब नहीं रहेंगे, करोड़पति बन जाएंगे। व्यापारियों के पास तो फिर भी कम धन संपत्ति रहेगी, उनसे भी ज्यादा धन संपत्ति के मालिक होंगे आदिवासी लोग। तो साथियों, इसलिए हमें ग्राम सभा की जानकारी होना चाहिए कि ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा एक ऐसी सभा होती है जिसमें 14 पुरुष रहते हैं, 6 महिला रहती है, 20 लोगों की ग्राम सभा होती है। तो इस ग्राम सभा के अंदर एक कानून होता है। वो कानून क्या होता है? वो कानून ये होता है, यदि आज भी हमारे समाज में यदि हमारी बहनें यदि जैसे दूसरी जगह चली जाती है, उसका झगड़ा होता है, तो ऐसे जो मैटर होते हैं वे ठीक है साथियों, मुझे समय का प्रतिबंध लगाया हो और मैं अपनी वाणी को यही कुछ शब्दों के साथ विराम करूंगा कि साथियों, ताकत आवाज में नहीं होती, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं होती। और आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम ना होने देंगे। लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की है, खून के आखिरी खतरे तक लड़ी जाएगी। जय मूल निवासी साथियों, ठीक है, मैं माफी चाहूंगा ज्यादा समय लेते हुए और अपने विचारों को यही विराम करूंगा और इसी के साथ में नारा लगाऊंगा। आप लोगों यदि मेरा साथ दे तो, अरे एक तीर एक कमान, अरे एक तीर एक कमान, आदिवासी लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। सभी साथियों को जोहार। जय मूल निवासी साथियों, मुझे उसमें बोलने का मौका दिया, अवसर दिया, सभी टीम को तहे दिल से धन्यवाद। सभी को जय मूल निवासी, जय जोहार, जय बिरसा, जय धन्यवाद।